नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल बायोलॉजी में। देखिए, इस चैनल पे हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड गेट साइंस के बारे में। और आज की वीडियो में हमें पता है कि अपन एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें अपन शॉर्ट नोट से क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक टॉपिक पे वीडियो बना लिया है, अब दूसरे टॉपिक की अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, आप जो है कमेंट कर रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर, वीडियोज़ के ऊपर कि सर थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो लाइए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, और एक कमेंट ये भी आया है आपका कि आप यूनिट वाइज लेके आइए। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही सलाह है आपकी, उसके लिए मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। तो मैं यूनिट वाइज लेके आ रहा हूँ, लेकिन फिलहाल क्या है, यूनिट वाइज मुझे नोट्स बनाने में थोड़ी अभी टाइम लग रहा है। ठीक है, कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनके नोट्स बनाने में तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। तो वो नोट्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो अपन यूनिट वाइज भी शुरू कर देंगे, यानी कि एक वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट यूनिट जो है कवर करा दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें जो छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे होते हैं जिनमें अपन बहुत ज़्यादा की पॉइंट्स अपने को याद रखने होते हैं, वो मैं शॉर्ट वीडियो के रूप में लेके आ रहा हूँ। इसके बाद जो लॉन्ग वीडियो आएंगी जिसमें अपन पूरी एक यूनिट को समरी देखेंगे, यानी कि कवर करेंगे उसको, आप वो लॉन्ग वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा है मैं उसी हिसाब से कवर करता जा रहा हूँ। तो आप पेशेंस रखिए थोड़ा, मैं सारा जो सिलेबस है उसको कवर कराने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक अपना है वो हम बात करेंगे किसके ऊपर, जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि जो जेनेटिक्स वाली यूनिट है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, या कौन कौन से मैं बात करूँ जो की पॉइंट्स हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इनमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, एक डिजीज़ का आपको नाम दे दिया जाएगा, यानी कि डिसऑर्डर का नाम दे दिया जाएगा, और उसका पूछा जाएगा कि ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है या फिर ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन मेंडेलियन की बात कर लेते हैं। मेंडेलियन जो डिसऑर्डर होते हैं उनमें हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि मैं आपको बताऊँ। ठीक है, चलिए, मेंडेलियन में देखिए क्या आता है, सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस आता है, फिर हीमोफीलिया आता है, सिकल सेल एनीमिया आता है, फिनाइलकेटोनुरिया आता है, फिर थैलेसीमिया आता है, और ये आपके कुछ डिजीज़ आती हैं। ठीक है, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं दो डिजीज़ के बारे में, जो कि कलर ब्लाइंडनेस है और हीमोफीलिया है। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों कैसे हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ हैं, ध्यान रखिएगा, या फिर रिसेसिव डिसऑर्डर हैं। और लिंक्ड में भी कौन से हैं, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। दोनों ही कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों ही। अब हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें होता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो रंग होते हैं वो हमें पहचान में नहीं आते हैं, यानी कि जो रेड, ग्रीन और ब्लू रंग है ये अपने को पहचान में नहीं आते हैं, जो भी इससे ग्रसित होगा इस रोग से। तो इसमें भी क्या है, आगे बताया गया है कि जैसे प्रोटोनोपिया होगा कोई, तो उसको रेड कलर का जो है वो दिखाई नहीं देगा, रेड कलर यानी कि उसको दिखाई नहीं देगा। इसके बाद ड्यूटेरोनोपिया है, उसको ग्रीन रंग जो है वो दिखाई नहीं देगा। इसके बाद ट्राइटोनोपिया है, उसको ब्लू रंग बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं तो हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, वो ये डिजीज़ है। तो ये भी कैसा है, एक्स सहलग्न अप्रभावी जो रोग है। ठीक है, वंशागति रोग है, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट्स यहाँ से पूछे जाते हैं डायरेक्ट डिजीज का नाम देके, पहले भी पूछे गए पीवाईक्यूज के अंदर। अब ये दोनों आपके कैसे हो गए, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के बारे में। ठीक है, इसमें ये तीन डिजीज आपकी आएंगी, कौन सी, सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया आएगी, फिर फिनाइलकेटोनुरिया आएगी, और फिर थैलेसीमिया आएगा। सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। कमी क्यों हो जाती है कि जो ब्लड सेल होती है, यानी कि जो आरबीसी होती है, उसका शेप कैसा हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है उसमें होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, इसको सब्सिट्यूट कर दिया जाता है किसके द्वारा, वैलिन के द्वारा। कौन सी पोजीशन पे, 6 नंबर की पोजीशन पे, ध्यान रखिएगा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं GV6 नाम से, यानी कि ग्लूटामेट होना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, उसको सब्सिट्यूट कर दिया जाएगा किसके द्वारा, प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा किसके द्वारा, वैलिन के द्वारा। कौन सी नंबर पोजीशन पे, 6 नंबर पोजीशन पे। तो उसको अपन कौन सी डिजीज कह देंगे, सिकल सेल एनीमिया कह देंगे। इसके बाद फिनाइलकेटोनुरिया डिजीज आ जाती है, जो कि ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है, इसलिए मैंने केवल वही चीज़ लिखी है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद अगली डिजीज आती है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में होता क्या है कि जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है, ठीक है, उसमें क्या हो जाती है कि चेन जो है, यानी कि हीमोग्लोबिन की जो चेन है वो कम बनने लग जाती है। तो इसको याद कैसे करेंगे कि हीमोग्लोबिन में चेन कम था। ठीक है, हीमोग्लोबिन की अल्फा और बीटा दो चेन होती है, तो यदि अल्फा चेन कम बनेगी तो उसे अपन अल्फा थैलेसीमिया कहेंगे, यदि बीटा चेन कम बनेगी तो उसको बीटा थैलेसीमिया कहेंगे। तो था जो यहाँ पे लास्ट में दिखाई दे रहा है उससे ये वाला शब्द याद हो जाएगा, था थैलेसीमिया। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में चेन कम था, यानी कि हीमोग्लोबिन की चेन कम बनना शुरू हो जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, थैलेसीमिया कह देते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन वाई लिंक्ड जो रिसेसिव डिजीज होती है, इनकी पहले ऊपर वाली एक्स लिंक्ड थी, ये वाई लिंक है। वाई लिंक में कौन सी होती है, हाइपरट्राइकोसिस होती है। हाइपरट्राइकोसिस का मतलब क्या होता है कि एक्सेसिव बॉडी हेयर ग्रोथ हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्सेसिव बॉडी हेयर ग्रोथ हो जाती है यहाँ पे, यानी कि बॉडी पर बहुत ज़्यादा बाल जो है वो आने लग जाते हैं। अब इसमें होगा क्या, ये केवल मेंस के अंदर होती है, यानी कि मेल्स के अंदर ये डिजीज होती है। क्यों, क्योंकि वाई क्रोमोसोम केवल मेल्स के अंदर पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं तो एक TDF डिजीज होती है, इसमें रीनल डिसफंक्शन हो जाता है। इसके बाद गंजापन है जो कि पुरुषों के अंदर देखने को मिलता है। ये कैसा है, वाई संलग्न जो वंशागति है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं किससे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम आता है, फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आता है, और फिर डाउन सिंड्रोम आता है। टर्नर सिंड्रोम की हम बात करें तो फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स की स्थिति होनी चाहिए वो XX होनी चाहिए, लेकिन वो हो जाती है X0।
इसको मैंने किस तरीके से याद किया था कि जो एक्स जो क्रोमोसोम होता है दूसरा वो टर्न कर जाता है और टर्न करके क्या बन जाता है, जीरो के अंदर वो टर्न कर जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। इसके बाद बात करें अपन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो जनरली बनता है वो एक्स वाई क्रोमोसोम बनने चाहिए मेल के अंदर, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, तो इसकी जो कंडीशन बन जाती है वो एक्स एक्स वाई कंडीशन बन जाती है, यानी कि टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। इसकी तरह से यदि हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो वहाँ पे जो 21 नंबर का क्रोमोसोम उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि उसकी 3 कॉपी बन जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो एक कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट और आता है जिसमें अपन देखते हैं टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दो आते हैं, तो उसमें सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि टेस्ट क्रॉस में जो क्रॉस कराया जाता है वो किसके साथ क्रॉस कराया जाता है, ये क्वेश्चन सीधा आता है। तो मैंने लिखा था कि टेस्ट क्रॉस जो है उसमें रिसेसिव जो पेरेंट्स होता है, ठीक है, ये तो टेस्ट क्रॉस में होता क्या है कि जो अप्रभावी पेरेंट्स होता है यानी अप्रभावी जनक होता है उसके साथ क्रॉस करा दिया जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कह देते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, मैंने कैसे याद किया था, टी को यहाँ लिख लिया, रिसेसिव पेरेंट्स, तो इसको मैंने कैसे याद कर दिया, टीआरपी से याद कर लिया, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं जो प्रभावी प्रबलता होती है उसके जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 12:3:1। इसी तरीके से जो अप्रभावी प्रबलता होती है उसका जो रेशियो होता है वो 9:3:4 होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, अगला कंफ्यूजिंग टॉपिक आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, ग्रासहोफर्स के अंदर क्या होता है, और बर्ड्स यानी कि पक्षियों के अंदर क्या होता है। तो जो फीमेल होती है उसको अपन एक्स एक्स से डिनोट करते हैं, और जो मेल होता है उसको अपन एक्स वाई का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो हमें पता चलता है ये किसके अंदर है, ह्यूमंस के अंदर है। इसके बाद अपन ग्रासहोफर्स की बात करते हैं तो उसमें एक्स एक्स होता है फीमेल और एक्स जीरो हो जाता है मेल। ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि ग्रासहोफर्स के अंदर मेल का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, यानी कि कौन सा लिंग निर्धारण सही है, ये क्वेश्चन बनता है। और ये दोनों ही जोड़े आपके क्या आ जाएंगे, एक ऑप्शन में आ जाएंगे और वही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं वर्ड्स के अंदर क्या पाया जाता है, तो जेड डब्ल्यू होता है वो फीमेल के अंदर होता है और जेड जेड होता है किसके अंदर, मेल के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ रेशियो आते हैं, कुछ जीन के रेशियो आते हैं, उसको याद रखना है आपको। जो पॉलीमॉर्फिक जीन है उनका रेशियो होता है 9:6:1, ये 9:6:1। इसके बाद सप्लीमेंट्री जीन होते हैं तो उनके अनुपात होते हैं 9:3:4। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री जीन होते हैं तो उनके अनुपात होते हैं 9:7। इसके बाद डुप्लीकेट जीन होते हैं तो उनके अनुपात होते हैं 15:1। इसके बाद इनहिबिटर जो जीन होते हैं उनका अनुपात होता है 13:3। ठीक है, ये शॉर्ट है बिल्कुल, एक पेज के अंदर मैंने लिखे हैं, एक पेज आगे एक पेज पीछे, तो इसको आप एक बार देख लेंगे, वीडियो रिवाइज करके आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपकी एक बार में क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं जो मेंडल ने हमने प्रयोग किए थे उसमें कौन कौन से गुणों को उसने रखा था उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले उसने फ्लावर की पोजीशन रखी थी और फ्लावर का कलर रखा था, तो ये तो फ्लावर से संबंधित दो ट्रेट उसने रखे थे। इसके बाद सीड यानी कि बीज से संबंधित क्या रखा था, तो वीड का कलर सीड का कलर रखा था और सीड का शेप रखा था, दो उसने ये ट्रेट रखे थे। इसके बाद बात करें तो पोड यानी कि फली का कलर उसने देखा था और फोड की शेप यानी कि फली की उसने शेप देखी थी, दो ये इसने देखे थे। और सातवां जो करेक्टर था वो स्टेम की हाइट उसने देखी थी। ये क्वेश्चन हर बार आरपीएससी के अंदर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मेंडल ने अपने लक्षणों में नहीं रखा था या फिर रखा था, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया था। इसके बाद बात करते हैं मेंडल के नियम के बारे में, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है, यानी कि प्रभाविता का जो नियम है उसको एक्सप्लेन किया गया किसके द्वारा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। ठीक है, यानी कि एकल संकरण के द्वारा उसको क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया, उसकी व्याख्या की गई, लेकिन उसको वॉयलेट कर दिया जाता है, यानी कि उसका अपवाद है। अपवाद क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर को डोमिनेंस, ये दोनों क्या है उसके अपवाद हैं। इसी तरीके से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है, यानी कि पृथक्करण का नियम आता है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है किसके द्वारा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। यानी कि जब युग्मक का निर्माण हो रहा होता है तो क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इसको वॉयलेट कर दिया जाता है, यानी कि इसका अपवाद आ जाता है। अपवाद क्या आता था, नॉन डिसजंक्शन, नो एक्सेप्शन, यानी कि नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं कुछ इस तरीके से, ये क्या है, अलग अलग नहीं हो पाती। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब युग्मक का निर्माण हो रहा होगा तो ये सिस्टर क्रोमेटिड क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पाती हैं, इसे अपन नॉन डिसजंक्शन कह देते हैं। तो ये क्या है, इसका अपवाद है या फिर इस नियम को ये खत्म कर देता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट की। ठीक है, इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं किसके द्वारा, डाइहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा, लेकिन इसका भी अपवाद क्या है, लिंकेज, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है चारगाफ का रूल। चारगाफ का रूल क्या कहता है, AGTC, यानी कि जो एडेनिन ग्वानिन होते हैं वो उनका जो रेशियो होता है, यानी कि वो बराबर होते हैं इसके थाइमिन और साइटोसिन के। जो एडेनिन ग्वानिन होते हैं इनको अपन मिला के क्या कहते हैं, प्यूरिन कह देते हैं, और जो थाइमिन और साइटोसिन होते हैं उनको मिला के अपन पिरिमिडीन कह देते हैं। तो जितने किसी भी DNA के अंदर प्यूरिन रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे, वहाँ पे पिरिमिडीन भी हमें देखने को मिलेंगे। ये चारगाफ का रूल कहता है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा था कुछ DNA के जो फैक्ट होते हैं, यानी कि उसके वन टर्न, यानी कि DNA जो एक टर्न लेता है उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसी तरीके से जो उसके बीच में दूरी पाई जाती है, दो DNA के खंडों के बीच में जो उसके थ्रेड होते हैं, धागे होते हैं, उनके बीच में दूरी पाई जाती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसी तरीके से ये DNA है, इनके बीच की जो दूरी है ये कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम है, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद बात करते हैं अपन जो न्यूक्लियोसोम का मॉडल होता है। न्यूक्लियोसोम है, उसके बाद सोलिनॉइड बनता है, ठीक है। सोलिनॉइड के बाद क्रोमेटिड बनता है, क्रोमेटिड के बाद क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। अगला टॉपिक है अपना लैक ओपेरॉन, ठीक है। लैक ओपेरॉन की क्या है, सबसे पहले हमने इसको स्ट्रक्चर देखनी होगी। ओपेरॉन होता क्या है, ये यहाँ पे स्मॉल आई है। स्मॉल आई क्या शो करता है हमें, रेगुलेटर जीन को शो करता है, ठीक है। आई का मतलब होता है रेगुलेटर जीन, पी का मतलब होता है प्रमोटर जीन, और ओ का मतलब होता है ऑपरेटर जीन। इसी तरीके से जेड होता है, जेड हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज के बारे में बताता है। वाई जो है वो परमिएज एंजाइम को शो करता है, और ए जो है वो हमें ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम को शो करता है, ठीक है। जो लैक ओपेरॉन के बारे में जैकब और मोना नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। जो लैक ओपेरॉन होता है वो सामान्य रूप से क्या रहता है, बंद रहता है, लेकिन इसको प्रेरक के रूप में काम करता है। कौन, लैक्टोज शुगर यहाँ पे प्रेरक के रूप में काम करती है। और जो लैक्टोज शुगर है वो एलोलैक्टोज के रूप में हमेशा जो एलोलैक्टोज के रूप में हमेशा क्या करती है, प्रेरक के रूप में काम करती है। इसी तरीके से दूसरा ओपेरॉन होता है ट्रिप्टोफान ओपेरॉन, ये क्या रहता है, संदमक ओपेरॉन के रूप में कार्य करता है। अगला इसी तरीके से आता है अपना कोडोन। कोडोन को मैंने किस तरीके से ट्रिक बनाई थी, गगन को डीयू में बुलाया गया किसके लिए, पीएम के भाषण के लिए, ठीक है। तो गगन से क्या देखता है, तो गैमोव, और दूसरे थे निरेनबर्ग और गोविंद हरिगोविंद खुराना। ये तो इनके क्या हो गए, नाम हो गए, किसने कोडोन के बारे में बताया था। गैमोव था, ठीक है, हरिगोविंद खुराना थे, और निरेनबर्ग, ये तो क्या हो गए, साइंटिस्ट हो गए। कोड हमें क्या दिखाता है, कोडोन के बारे में बताता है। इसी तरीके से कोडोन की कुछ खास बात होती है कि डी का मतलब है डीजेनरेटिव, यानी कि कैसे होते हैं, डीजेनरेटिव होते हैं। और अगले क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। लेकिन यूनिवर्सल के क्या है, कुछ अपवाद हैं। और अपवाद कौन से हैं, सबसे पहले प्रोटेस्टा है और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये क्या दिखाते हैं कि ये दोनों क्या है, अपवाद हैं, किसके, यूनिवर्सल के, कोडोन। अब हम कोडोन की बात करते हैं तो टोटल कोडोन जो है वो 64 होते हैं, ठीक है। इनमें से 3 जो कोडोन होते हैं वो स्टॉप कोडोन होते हैं, जिसमें यूएए, यूएजी और यूजीए होते हैं, ठीक है। इनके कुछ नाम है जैसे ओकर, अंबर, ओपल, ठीक है। उआ, उआ, उगा, मैंने कुछ तरीके से इनको याद किया था। उआ, उआ, उगा, ठीक है। उआ जो होता है वो ओकर होता है, उआ जो होता है वो अंबर होता है, उआ जो होता है वो ओपल होता है, ठीक है। इसके बाद एक स्टार्टिंग कोडोन होता है जिसको अपन एयूजी कोडोन कहते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं जो कोडिंग में काम आते हैं वो 61 कोडोन जो है वो काम आते हैं, ठीक है। 3 कोडोन तो स्टॉप कोडोन हो गए, बाकी के जो 61 कोडोन होते हैं वो क्या करते हैं, काम आते हैं। अब किस तरीके से काम आते हैं तो देखिए, ALS इनकी फुल फॉर्म क्या है, आर्जिनिन, ल्यूसिन और सेरिन। इनके लिए कौन कौन से 6 कोडोन जो है वो काम आते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड है, कौन से, आर्जिनिन अमीनो एसिड है, ल्यूसिन अमीनो एसिड है और सेरिन अमीनो एसिड है। इनके लिए 6 कोडोन काम आते हैं। इसी तरीके से जो मिथ्योनिन है और ट्रिप्टोफैन है, दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनके लिए एक एक कोडोन क्या है, काम आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, टीआरएनए के बारे में। यहाँ पे कुछ टीआरएनए के बारे में लिखी हुई है। तो जो टीआरएनए का हिस्सा होता है, कौन सा अमीनो एसिड जहाँ पे जुड़ते हैं वो कौन सा पोर्शन होता है, ACC वाला पोर्शन होता है। एक उसमें DHU लूप पाया जाता है, एक उसमें TCC लूप पाया जाता है। इसके बाद जो एंटी कोडोन होता है उसके लिए रिकॉग्नाइजेशन लूप पाया जाता है, यानी कि एंटी कोडोन का जो रिकॉग्नाइजेशन होगा वो रिकॉग्नाइजेशन लूप पे किया जाएगा, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट बनता है वो ये बनता है कि कौन से भाग पर आकर अमीनो एसिड जुड़ते हैं। तो ACC वाले भाग पर क्या जुड़ते हैं, अमीनो एसिड आकर जुड़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से होता है देखना। टाटा बॉक्स पाया जाता है जिसका नाम है प्रिब्नो बॉक्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड गेट 2022 के अंदर, ठीक है, कि टाटा बॉक्स को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रिब्नो बॉक्स के नाम से जाना जाता है। अनुलेखन जब चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो उसमें जो टाटा बॉक्स है उसकी पहचान कौन करेगा, तो सिग्मा कारक जो होता है उसकी पहचान करता है, और समापन कौन कराता है, तो रो कारक क्या कराता है, उसका समापन कराता है। इसी तरीके से हम बात करें तो यूकैरियोट्स में जो अनुलेखन होता है उसमें टाटा बॉक्स का नाम है हॉगनेस बॉक्स हो जाता है, प्रिब्नो बॉक्स की जगह हॉगनेस बॉक्स हो जाता है। यदि मैं बात करूँ प्रोकैरियोट में अनुलेखन में जो टाटा बॉक्स है उसका नाम आप इस तरीके से याद करोगे, तो प्रोकैरियोट में भी पी आता है, प्रिब्नो बॉक्स में भी पी आता है, ठीक है। इसी तरीके से यूकैरियोट्स में क्या है, हॉगनेस बॉक्स उसका नाम हो जाता है। पहचान की बात करें तो TVF नाम की एक प्रोटीन होती है, यानी कि टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन होती है, जो कि क्या करती है, पहचान करती है। और यदि समाप्ति की बात करें तो जो विदलन कारक होता है, क्लीवेज फैक्टर होता है, वो समापन करवा देता है यहाँ पे। इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देखिए। तो यदि फिनोटाइप का हमको टाइप निकालना होगा, कितने प्रकार के फिनोटाइप्स बनेंगे, तो वहाँ पे फॉर्मूला है 2n। यदि हमें जीनोटाइप का फॉर्मूला देखना है कि टाइप्स ऑफ जीनोटाइप अपने को निकालने हो, तो वहाँ पे फॉर्मूला लगता है 3n। यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, टाइप ऑफ गैमेट्स के बारे में, यानी कि कितने प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो 2n लगेगी। यदि अपन पॉसिबल जीनोटाइप्स की बात कर रहे हैं, कितने जीनोटाइप्स बन सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए n+1/2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे देखिए अलग अलग चीज़ें हैं। यदि हम पॉसिबल किसकी बात कर रहे हैं, जीनोटाइप्स की, कि कितने जीनोटाइप्स बन सकते हैं। और यदि जितने जीनोटाइप्स के नंबर यहाँ पे निकल के आ गए और हमें ये दिखाना है कि कितने प्रकार के जीनोटाइप्स बन सकते हैं, तो फिर फॉर्मूला लगेगा 3n। यदि अपन पॉसिबल फिनोटाइप्स की बात कर रहे हैं, नंबर की बात करें हम यहाँ पे कि कितने फिनोटाइप्स बन सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा 2 × n+1, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ और, यहाँ पे जो n की बात चल रही है वो n क्या है, यहाँ पे पेयर ऑफ एलील्स है। क्या है,
पेयर ऑफ एलील्स, यानी एलील्स के कितने पेयर हैं वो यहाँ पे बताएगा हमें। ठीक है, यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको करके बता दूंगा। ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन है एक तरीके से, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा आगे। जेनेटिक डिसऑर्डर अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, जेनेटिक्स की जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन से यानी कि एक पॉइंट से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको पेपर के अंदर। आप PYQs देखेंगे, आप क्वेश्चन देखेंगे पुराने साल के, तो आपको ये 100% चीज़ें निकल जाएगी। आप मानिए इसको प्रिंट करा लीजिए, आप प्रिंट कराने के बाद जब आप पेपर के देखें या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने देखें, जेनेटिक्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखेंगे तो हर टॉपिक से यानी कि हर पॉइंट से आपको एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा पेपर के अंदर। ठीक है, ये मेरी गारंटी आप करके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।